अब हम देखते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ, ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है बेटा? ट्रेजरी बिल में गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करती है, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल को इशू कौन करता है? आरबीआई इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल जो है अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। ये अनसिक्योर्ड क्यों होता है? देखो, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट अनसिक्योर्ड आपको क्यों दिख रहा है? रीजन होता है कि इसके बदले में वो कोई गिरवी नहीं रख रही अपने एसेट्स को। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने तुमको ट्रेजरी बिल इशू कर दिया, मतलब एक कागज का टुकड़ा ही तो है जिसमें तुम्हारे को एक अधिकार दिया गया है कि भैया गवर्नमेंट तुमसे इतना पैसा ले रही है। लेकिन क्या गवर्नमेंट बदले में तुमको कोई अपने एसेट्स गिरवी रख रही है कि भैया अगर गवर्नमेंट तुमको पैसे नहीं देती तुम एसेट्स को बेच के ले लेना? नहीं रखती। इसलिए ये अनसिक्योर्ड है। अगर वो एसेट्स गिरवी रखती तो सिक्योर्ड होता, है ना। लेकिन ऑल्दो ये अनसिक्योर्ड है, फिर भी जो इसका रिस्क है वो ना के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया, तो बेटा आप गवर्नमेंट की बात पे विश्वास करते ही हो, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि ट्रेजरी बिल पर कोई भी, आपको मैंने ट्रेजरी बिल इशू किया, आपने मुझे पैसा दे दिया, अब उस पैसे के बदले गवर्नमेंट आपको कोई भी ब्याज नहीं देगी। क्यों नहीं देगी ब्याज बेटा? क्योंकि ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट डिस्काउंट पे इशू करती है, फेस वैल्यू जो होती है ट्रेजरी बिल की उससे कम पे इशू करती है। और पर रीपेमेंट जो करेगी, रिडम्पशन करेगी उसका पार पर। इसका मतलब समझो, जैसे सपोज करते हैं कि एक ट्रेजरी बिल 25,000 रुपए का है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट जब आपको इशू कर रही है तो आपको 20,000 रुपए में ही दे रही है। लेकिन जब गवर्नमेंट वो आपसे वापसी ले लेगी, जब आपका पैसा वापस करेगी, तो आपको गवर्नमेंट 25,000 रुपए देगी। तो यानी जो 5,000 रुपए गवर्नमेंट ने आपको फालतू दिया, यही एक तरीके से इंटरेस्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। आपको याद रखना है, ट्रेजरी बिल इशू होता है डिस्काउंट पर रीपेमेंट ट्रेजरी बिल का होता है पार पर, ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू थी, ठीक है। तो जो डिफरेंस है इशू प्राइस का और रिडम्पशन प्राइस का, रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट का, वही क्या मान लेना आप? इंटरेस्ट मान लेना। अब ट्रेजरी बिल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता बेटा, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड और जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, इस तरह के ट्रेजरी बिल होते हैं। एक ट्रेजरी बिल की कीमत मान लो 25,000 है, आपको दो ट्रेजरी बिल लेना, 50,000 देना पड़ेगा। तीन ट्रेजरी बिल लेना, 75,000 रुपए देना पड़ेगा, 75,000। तो ये ट्रेजरी बिल है आपका। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, दिमाग में सेट हो जाएगा। एक इन्वेस्टर है जिसने परचेज किया एक ट्रेजरी बिल को 91 डेज के लिए, जिसकी फेस वैल्यू थी बेटा 1,00,000 रुपए। तो मान लो गवर्नमेंट यहाँ इशू कर रही है उसको 96,000 पर जब उसको पैसा वापसी करेगी 91 डेज के बाद, तो 1,00,000 रुपया गवर्नमेंट वापस करेगी, है ना। तो इन्वेस्टर को क्या हुआ? 1,00,000 रुपया मिल जाएगा, लेकिन जो 4,000 रुपया उसको फायदा हुआ, इसी को क्या बोलते हैं अपन? इंटरेस्ट। यहाँ पर उसको एक तरह से इंटरेस्ट, इस तरीके का इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। तो आप ये समझ लेना ट्रेजरी बिल क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है नेक्स्ट है, वो है कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर क्या है? ये भी अनसिक्योर्ड है, क्योंकि देखो कमर्शियल, ट्रेजरी बिल को गवर्नमेंट इशू कर रही थी, आरबीआई इशू कर रही थी बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कमर्शियल पेपर को कौन इशू करता है? कमर्शियल पेपर को इशू करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस, टाटा, जो क्रेडिट वर्दी कंपनी है। उनको जब पैसे की जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए, तब वो कमर्शियल पेपर को इशू करती है। अब कंपनी भी जो है ना, वो भी कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखती, ठीक है, इसलिए ये अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है। इसको प्रोमिसरी नोट के बिहाफ पर इशू करती है। कमर्शियल पेपर एक प्रोमिसरी नोट के बिहाफ पर कंपनी इशू करती है कि भैया मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इतने टाइम के बाद आपका हम पैसा रिफंड कर देंगे, ठीक है। और कमर्शियल पेपर का जो देख रेख होता है, जो इसका रूल्स रेगुलेशन जो बनाती है, वो बनाती है बेटा जी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपनी पैसा लेती है वो 15 दिन से 1 साल तक के लिए लेती है। और एक कमर्शियल पेपर का डिनोमिनेशन है 5,00,000 रुपए का, मतलब आप एक कमर्शियल पेपर लोगे 5 लाख दोगे, दो लोगे 10 लाख दोगे, है ना। और ये लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनी इशू करती है, जैसे रिलायंस, टाटा, है ना। और यहाँ कमर्शियल पेपर के बारे में भी एक बात ध्यान रखना, इसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है, ठीक है। इसमें फायदा क्या है? क्या फायदा मिलेगा? इसको भी हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं और रिडीम करते हैं पार पर। जैसे 5 लाख का एक कमर्शियल पेपर है ना, 490 में इशू कर दिया आपको, पर रीपेमेंट के टाइम पे 5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो 10 लाख रुपए जो आपको फायदा मिल रहा है, वो एक तरीके से क्या है? वो एक तरीके से आपको 10,000 रुपए अलग से फायदा मिल जाएगा, राइट। और मेनली कंपनी क्यों इशू करती है कमर्शियल पेपर, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अब कंपनी को क्या करना है, मान लो मैं ही हूं, मेरी कंपनी है, अब मेरे को बेटा कोई फिक्स एसेट्स खरीदना है। अब वो फिक्स एसेट्स मान लो आने वाला है 500 करोड़ रुपए के लिए। अब मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब 500 करोड़ रुपए के लिए मैं क्या करूंगा? मैं कैपिटल मार्केट जाकर लोगों से शेयर इशू करके पैसा रेज करूंगा। अब शेयर इशू करने के लिए जो पैसा रेज करूंगा वहां पर, तो बेटा शेयर इशू करने के लिए मेरा अलग से खर्चा बढ़ जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? पैसे को लाने का खर्चा। अब जैसे मैं शेयर इशू करूंगा,
तो तुमको सच्चाई बताऊं तो शेयर इशू करूंगा तो बेटा मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टर छपवाना पड़ेगा, ब्रोकर अपॉइंट करने पड़ेंगे, ब्रोकर का कमीशन देना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारे खर्चे होंगे। तो उन खर्चों के लिए भी जो पैसा चाहिए ना, वो मैं कहां से लाता हूँ? कमर्शियल पेपर से। फिक्स एसेट्स का तो पैसा कहां से लेके आ रहा हूँ भाई? कैपिटल मार्केट जाऊंगा, वहां से शेयर इशू करके पैसा लेके आऊंगा, 5 लाख 500 करोड़ जो भी चाहिए मेरे को। लेकिन वो 500 करोड़ लाने के लिए भी उससे पहले मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, जिसको बोलता हूँ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट की जो कीमत है, जो फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा है, उसको पूरा करने के लिए मैं क्या इशू कर रहा हूँ? कमर्शियल पेपर इशू कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां से मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट का पैसा आ जाएगा। इसको नाम दिया बेटा ब्रीज फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये ब्रीज फाइनेंसिंग जो हम कर रहे हैं, ये कहां से कर रहे हैं? कमर्शियल पेपर से कर रहे हैं। तो अब समझो, एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं कि मान लो एक कंपनी को चाहिए लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए बेटा, किस लिए? मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए। तो अब इस पैसे को रेज करने के लिए कैपिटल मार्केट में जाएगा। तो कैपिटल मार्केट से पैसा लाएगा तो बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड होगा। अब फ्लोटेशन कॉस्ट में ब्रोकरेज है, कमीशन है, एप्लीकेशन छपवाएगा, एडवर्टाइजिंग करेगा, है ना? तो इन चीजों का पैसा कहां से लेके आ रहा है? वो कमर्शियल पेपर के थ्रू लेकर आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। ये एक कमर्शियल पेपर मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ। ये कमर्शियल पेपर है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके का कमर्शियल पेपर कंपनी इशू कर देती है। नेक्स्ट आता है कॉल मनी। अब कॉल मनी क्या होता है बेटा? एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो जब एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा लेना है, तो वो बदले में दूसरे बैंक को जिससे पैसा ले रहे हैं उसको कॉल मनी इशू कर देता है। तो कॉल मनी काम आता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए, है ना? यहाँ पर जो दोनों, लेने वाला भी और देने वाला भी, दोनों ही क्या होता है? बैंक होता है। ठीक है, तो अब एक बैंक के पास सरप्लस पड़ा है और दूसरे बैंक के पास कमी है। तो जिसके पास सरप्लस पड़ा है वो उसको दूसरे बैंक को दे देता है, क्योंकि जो डेफिसिट बैंक है वो किससे ले रहा है पैसा? सरप्लस बैंक से ही पैसा ले रहा है। अब बैंक वालों को क्यों जरूरत पड़ गई पैसे लेने? देखो, कई बार क्या होता है, आपको पता है कि आरबीआई ने एक सिस्टम निकाल रखा, क्या? कि हर एक कॉमर्शियल बैंक को सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो इसको अलग से पढ़ लेना बेटा, सीआरआर और एसएलआर के बारे में। ठीक है, जो भी बैंक के पास डिपॉजिट्स आती हैं, उस डिपॉजिट में से उसको सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है, और बचे हुए पर वो लोन प्रोवाइड करती है पब्लिक्स को। तो ये जब उसको मेंटेन करना पड़ता है तो इसके लिए भी उसको पैसा चाहिए होता है। तो कई बार ये मेंटेन नहीं कर पाती, इसके लिए उसको जो कमी पड़ जाती है पैसे की, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए एक बैंक को दूसरे बैंक से हेल्प लेनी पड़ती है, पैसा लेना पड़ता है ना? तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं? कॉल मनी इशू करके दूसरे बैंक से पैसा ले लेते हैं। और कॉल मनी का कोई भी फिक्स मैच्योरिटी नहीं होता, ये 1 दिन से लेकर 15 दिन के लिए जनरली इशू किया जाता है। ठीक है, और जो भी एक बैंक, जो मान लो मैं हूं, मैं तुम्हारे बैंक से पैसा ले रहा हूं, तो जो तुम ब्याज मुझ पे लगाओगे उस ब्याज को बोलते हैं बेटा कॉल रेट। उस ब्याज को क्या बोलते हैं? कॉल रेट। और ये कॉल रेट जो रेट होता है ना, ये पूरा वोलेटाइल होता है, क्योंकि हर घंटे का रेट अलग होता है। ठीक है, जितने टाइम के लिए पैसा ले रहे हैं उतने टाइम का रेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही कॉल मनी के रेट्स में अगर चेंजेस होगा, तो बाकी जो कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स है, ये क्या होता है? सस्ता पड़ने लगता है इनके कॉल मनी के कंपैरिजन। ठीक है, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक जो हमने 3 बातें देखी, पहला क्या देखा? ट्रेजरी बिल इशू कौन कर रहा है? आरबीआई। किसके ब्याह पर? गवर्नमेंट के ब्याह पर। क्यों पैसा चाहिए उसको? जो हम ट्रेजरी बिल की बात कर रहे हैं वहां पर उनको क्यों पैसा चाहिए? क्योंकि अपने शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब दूसरा कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर उनको पैसा क्यों चाहिए? उनको पैसा चाहिए ब्रीज फाइनेंसिंग लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए। कौन इशू कर रहा था? बड़ी बड़ी कंपनी इशू कर रही थी। कॉल मनी कौन इशू करता है? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, एक बैंक दूसरे क्यों कर रहे हैं? सीआरआर और एलआर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कई बार क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा नहीं लेना चाहता, वो कहता है भाई मैं क्यों लूं पैसा। तो बैंक क्या करती है बेटा? एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देती है। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? एक तरह से सेविंग सर्टिफिकेट है, आप अपना पैसा इसको लेकर सेव कर सकते हो, है ना? तो लोगों को ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू कर देती है। जो लोग इसको, इन्वेस्टर जो लोग इसको खरीदते हैं, तो बैंक के पास पैसा आ जाता है। इस सर्टिफिकेट का एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, और इस पे जो रेट, इंटरेस्ट रेट मिलता है बेटा, वो फिक्स मिलता है। और देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का कोई भी डिनोमिनेशन नहीं होता। जैसे तुमने देखा ट्रेजरी बिल 25,000 का है, कमर्शियल पेपर एक 5 लाख का है, इसका कोई भी डिनोमिनेशन नहीं होता। बैंक के ऊपर है कितने का एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है, वो उस हिसाब से कर देगी। अब देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, मान लो मैंने तुमको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर दिया और तुमने मुझे पैसा दे दिया।
अब इसका जो फिक्स मैच्योरिटी, मान लो तुमने मुझे पैसा 2 साल के लिए दिया, बेटा 2 साल से पहले आप इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का में से फंड निकाल नहीं सकते हो, है ना। इसका एक रेस्ट्रिक्शन यही है कि विड्रॉल नहीं कर सकते फंड का जब तक मैच्योरिटी डेट आपकी पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। और ये कौन इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? कॉमर्शियल बैंक। किसको इशू करता है? कोई भी इंडिविजुअल्स को, कोई भी कंपनीज को, किसी को भी इशू वो कर सकता है। अब इसको पैसा क्यों चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? वही बेटा, कई बार बैंक के साथ यही दिक्कत आती है कि बैंक में डिपॉजिट तो कम आ रही है, बट जो लोन लेने वाले लोग हैं उनकी डिमांड हाई है, तो उसके लिए इसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर देता है। और ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, इसको आप आराम से देख लेंगे। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल बिल। इसके बारे में आप जानते भी हो। कॉमर्शियल बिल क्या होता है बेटा? जैसे समझो कि मैं कोई शॉपकीपर हूं और आपने मेरी दुकान से कोई माल उधार लिया। जब आप मेरी दुकान से माल उधार लेते हो तो मैं आपके नाम पर एक बिल ड्रॉ करता हूं। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ा था, तो मैं आपके नाम पर बिल ड्रॉ कर लूंगा और आप उस बिल को क्या कर लोगे बेटा? एक्सेप्ट कर लोगे। अब आपने बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने बाद का, पर मुझे पैसे तो अब से 3 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत अभी है। तो मैं क्या करता हूं, उस बिल को ले जाकर बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूं। और जैसे ही उस बिल को मैं बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूं, है ना, तो वो क्या बन जाता है? कमर्शियल पेपर बन जाता है, ठीक है। अब हालांकि मुझे पैसे की अभी जरूरत क्यों है? क्योंकि मेरा बिजनेस है भाई, पक्की बात है, मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे बिल को क्या कराना पड़ता है? डिस्काउंट करा लेना पड़ता है, ठीक है। तो यही लिख के दिया मैंने, जब गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किया जाता है तो बायर लायबल हो जाता है पेमेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक डेट पर। तो इसके लिए सेलर ड्रॉ करता है बिल एंड द बायर, जो ड्रॉई है, वो एक्सेप्ट कर लेता है बिल। जैसे ही वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जिसको बेटा अपन ट्रेड बिल या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम देते हैं। अगर सेलर को फंड की जरूरत होती है तो उस बिल को डिस्काउंट करा लेता है बैंक से। जैसे ही डिस्काउंट कराता है इस ट्रेड बिल को, तो ये ट्रेड बिल क्या बन जाता है? कॉमर्शियल पेपर बन जाता है, यानी कॉमर्शियल बिल बन जाता है, ठीक है। और ये क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है, इसलिए उसको ये चाहिए होता है। तो हमने आपको सारा जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट था वो मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये एक तरीके का हमारा कॉमर्शियल बिल, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, प्रॉमिस टू पे एंड सम ऑफ रुपीज इतना ऑन दिस डेट, ये सारी बात लिखा हुआ है। तो ये हमारा कॉमर्शियल बिल का एक एग्जांपल है। तो अब मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया व्हाट इज मनी मार्केट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा सा डिटेल बताया, लेकिन अच्छी तरह पढ़ लेना, दिमाग में अच्छी तरह आपके सेट हो जाएगा, ठीक है।